नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने म्यूचुअल फंड, उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, ये सारे कवर किए थे। इक्विटी में फिर सेक्टर म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, स्मॉल एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इंडेक्स फंड। उसके बाद थीमेटिक म्यूचुअल फंड, जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के ही प्रकार है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कॉन्ट्रा वैल्यू फंड, डिविडेंड यील्ड, अपॉर्चुनिटी एंड अदर थीम्स, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगला जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड। अभी ये सारे प्रकार हो गए इक्विटी म्यूचुअल फंड के, ठीक है, सेक्टरल फंड से लेके आर्बिट्रेज तक। अगला जो म्यूचुअल फंड का जो प्रकार है वो है फंड्स ऑफ फंड्स। फंड्स ऑफ फंड्स मतलब क्या कि वो फंड स्वयं कुछ नहीं करता, कहीं भी निवेश नहीं करता। हम उस फंड में निवेश करते हैं तो वो फंड किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, ठीक है। तो ऐसा प्रकार क्यों उत्पन्न हुआ, मतलब फंड्स ऑफ फंड की क्या आवश्यकता है? तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अभी फॉर एग्जांपल चाइनीज मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है, किंतु मैं अभी चाइनीज मार्केट में या सीधे तौर पर चाइनीज म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकता मैं, या फिर उनके शेयर्स भी नहीं खरीद सकता वहां पे जाके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे में मैं ये करूंगा कि मेरा जो पैसा है मैं ऐसे फंड्स ऑफ फंड में निवेश करूंगा जो फंड्स ऑफ फंड चाइनीज म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। तो फिर मैं अपने फंड में निवेश करूंगा, वो म्यूचुअल फंड चाइनीज मार्केट में जो डील करने वाले, ट्रेड करने वाले, उन म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। वो म्यूचुअल फंड चाइनीज मार्केट में निवेश करेगा सीधे तौर पे। फिर चाइनीज मार्केट में जो शेयर्स में अप डाउन होंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा वो उस म्यूचुअल फंड द्वारा, मेरे म्यूचुअल फंड द्वारा मुझे मिलेगा। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। तो और भी कुछ प्रकार है, मतलब मगर ये ज्यादा पॉपुलर फंड नहीं है, फंड्स ऑफ फंड। अभी ये फंड्स ऑफ फंड किसी भी कैटेगरी वाला हो सकता है, डेट वाला हो सकता है, इक्विटी वाला हो सकता है। मतलब बेसिकली वो जहां निवेश कर रहा है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश कर रहे हैं वी डोंट नो। वो डेट में कर रहे होंगे या इक्विटी में कर रहे होंगे। फिर ये भी ऐसा ही सोच के फंड तैयार किया होगा कि जो डेट ओरिएंटेड है या इक्विटी ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, फंड्स ऑफ फंड, ये भी ऐसे ही फंड्स का चुनाव करेगा जो पर्टिकुलरली उस एरिया में निवेश करते हैं। फंड्स ऑफ फंड के बाद अगला जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जिसको हम ईटीएफ कहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड ये ऐसा फंड है कि जो आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक डिस्कस किए गए सारे फंड, अगर वो ईटीएफ नहीं है तो हम वो सारे फंड हाउस में जाके डील करते हैं। मतलब जब फंड देते हैं, हम पैसा देते हैं, तो वो हम डायरेक्ट स्कीम में निवेश करते हैं, यानी फंड हाउस में पैसा डालते हैं, वो आपको यूनिट्स देते हैं। एक तरह से फंड हाउस से हम डायरेक्ट डील करते हैं। भले वो एडवाइजर द्वारा या ब्रोकर द्वारा अपने वो म्यूचुअल फंड में निवेश किया होगा, वो एडवाइजर या जो ब्रोकर है वो केवल एडवाइजर है, ठीक है। उन्होंने निवेश का एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया है, मगर आप सीधे तौर पे निवेश कहाँ पे कर रहे हैं, उस फंड में ही निवेश कर रहे हैं। क्लियर? आपको जो फंड हाउस है वो आपको यूनिट्स देगा, क्लियर, और आप डायरेक्ट उनको पैसा देंगे। जब सरेंडर करेंगे तब भी आप उनको यूनिट्स उनको वापस देंगे और आपका पैसा आप वापस लेंगे, ठीक है। मगर ईटीएफ में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड में, ये सारे म्यूचुअल फंड एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड है। जिस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हम शेयर्स में डील कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे हम म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में, इक्विटी के सेकेंडरी मार्केट में हम किसके साथ डील करते हैं, कंपनी के साथ डील करते हैं। क्या मैंने टीसीएस का शेयर लिया तो टीसीएस कंपनी को मैं पैसा दे रहा हूँ क्या सेकेंडरी मार्केट में? किसको दे रहा हूँ? हम जैसे ही दूसरा शेयर होल्डर, बराबर ना। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड का सेकेंडरी मार्केट यानी ईटीएफ, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं उनको ईटीएफ कहते हैं। जो स्कीम एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी वहां पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक ईटीएफ में ट्रांजैक्शन हो गया। अभी सामने वाली पार्टी कौन है ये आपको पता नहीं होता। मे बी म्यूचुअल फंड द्वारा अपॉइंटेड एक एजेंसी हो सकती है जिनके द्वारा आप यूनिट्स खरीद रहे हैं और उनके द्वारा वो पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर हम जैसा ही कोई दूसरा है जो बेच के निकल रहा है और आप उससे खरीद रहे हैं। आप बेचेंगे तो सामने वाली पार्टी कौन है आपको पता नहीं होती, आप खरीदेंगे तब भी आपको पता नहीं होता है कि सामने वाली पार्टी कौन है। जो नियम इक्विटी मार्केट में डील करते वक्त लागू है वही यहाँ पे भी लागू है। बाकी सारे म्यूचुअल फंड, इनके यूनिट्स की कीमत जो होती है वो फ्रैक्शन में होती है और क्वांटिटी भी फ्रैक्शन में आप खरीद सकते हैं। मतलब 48.5095 इतनी क्वांटिटी में आप यूनिट खरीद सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। मगर ईटीएफ में अगर डील करेंगे तो वहां पे आपको केवल नेचुरल नंबर्स में ही यूनिट्स मिलेंगे। प्राइस फ्रैक्शन में हो सकती है, क्वांटिटी जो है वो नेचुरल नंबर में ही डील होगी।
अब ईटीएफ ये प्रकार क्यों शुरू हुआ? म्यूचुअल फंड में जब आप डील करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन वाइज उनके 3 प्रकार होते हैं किसी भी स्कीम के। ये तो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रकार हो गए सारे। टाइम ओरिएंटेड 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसमें आप एंट्री कभी भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कभी भी कर सकते हैं, 2-4 दिन के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको एंट्री करना संभव होता है कभी भी, किंतु 3 साल या 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है उसको। अगले 3 साल या 5 साल आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, जैसे कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं, है ना। तो अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ईटीएफ होगा या नहीं होगा पता नहीं, वो क्लोज एंडेड कंपलसरी होगा। मगर बाकी जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है जो टैक्स सेविंग नहीं है, उसमें अगर आपने निवेश किया तो आपको अगले 5 साल या 3 साल के लिए पैसा निकालना संभव नहीं होता। तो ऐसे में अगर ऐसे किसी म्यूचुअल फंड धारक को, यूनिट्स होल्डर को अगर बीच में पैसे की आवश्यकता आ पड़ी तो उसने क्या करना चाहिए? फिर तो स्कीम तो उसको कुछ पैसा देगी नहीं, तो ऐसे में उसको लिक्विडिटी का हक है। तो उसके कारण फिर जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है वो सारे ईटीएफ हो गए, ताकि आपको अगर बीच में एकदम इमरजेंसी है तो आप वहां पे यूनिट बेच सकते हैं, ठीक है। तो थियोरेटिकली सारे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड ईटीएफ होते हैं। उसके साथ साथ कुछ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड भी ईटीएफ है आज, ठीक है। कोई भी मतलब डेट कैटेगरी वाली, हाइब्रिड कैटेगरी वाली और इक्विटी कैटेगरी वाली सारी स्कीम्स में कोई भी स्कीम ईटीएफ हो सकती है। मगर होता क्या है कि यहाँ पे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोज एंडेड होने के साथ साथ उनको केवल 3 या 5 साल का ही लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये तो बीच में निकलने की आवश्यकता हर किसी को होगी ऐसा नहीं है। शेयर का सेकेंडरी मार्केट क्यों शुरू हो गया? क्योंकि एक बार कंपनी ने आपको शेयर दिए और आपने पैसा कंपनी को दिया तो किसी भी हालत में कंपनी आपको वापस पैसा नहीं देगी। तो ये तो तय है कि कंपनी आपको वापस पैसा देगी ही नहीं। तो आपको सेकेंडरी मार्केट में एक दूसरे को शेयर बेचने के सिवा आपको कोई और पर्याय उपलब्ध नहीं है आपके सामने, है कि नहीं? वैसे म्यूचुअल फंड में 3 साल या 5 साल का लॉकिंग पीरियड टॉलरेबल है। लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है और 2 साल रुकूंगा, कहीं से जुगाड़ करके पैसे का उपयोग कर दूंगा और जब ये मैच्योर हो जाएगा तब देखेंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि जब मुझे पैसे की आवश्यकता है, कोई स्कीम है और वो क्लोज एंडेड है और वो ईटीएफ भी है, तो मैं जब बेचने के लिए जाऊंगा तो पहले तो चीज है कि अगर मैंने डायरेक्ट फंड से लिया है तो मैंने डीमैट किया नहीं है तो मुझे डीमैट करवाना पड़ेगा। वो पहला म्यूचुअल फंड डीमैट में लाना पड़ेगा, फिर बेचने के लिए लाना पड़ेगा। तो आमतौर पे ईटीएफ में ज्यादा व्यवहार नहीं होता। हाँ, मगर कुछ ईटीएफ खास तौर पे ईटीएफ के नाम पे ही पॉपुलर हो गए और उनमें ईटीएफ होने के साथ साथ ही बहुत ज्यादा व्यवहार होता है। उनमें से 2 प्रकार की स्कीम मैं आपको बताता हूँ। एक स्कीम जो है वो अगला म्यूचुअल फंड का प्रकार भी है, वो है गोल्ड ईटीएफ, और दूसरा इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स फंड जो होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, वो आप ईटीएफ के स्वरूप में खरीद सकते हैं। कुछ इंडेक्स म्यूचुअल फंड ईटीएफ भी है, एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड भी है। और गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड ये अलग म्यूचुअल फंड का प्रकार है। गोल्ड म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, यानी गोल्ड ईटीएफ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप उस स्कीम में निवेश करते हैं और वो फंड मैनेजर प्रत्यक्ष गोल्ड में खरीदारी करता है, निवेश करता है, एज वेल एज गवर्नमेंट गोल्ड सिक्योरिटीज में निवेश करता है। फिजिकल गोल्ड और गवर्नमेंट गोल्ड सिक्योरिटीज इसमें निवेश करता है। दूसरा जो प्रकार का गोल्ड ईटीएफ होता है उसमें क्या होता है, आपका पैसा फिजिकल गोल्ड एज वेल एज गवर्नमेंट गोल्ड सिक्योरिटीज एज वेल एज गोल्ड माइनिंग प्रोसेसिंग वाली कंपनियों के शेयर्स, तीनों में निवेश होता है। तो इंटरनेशनली अगर गोल्ड का भाव बढ़ गया तो गोल्ड माइनिंग प्रोसेसिंग वाली कंपनियों के शेयर्स के दाम भी बढ़ेंगे, तो फिर वो भी ऊपर जाएगा। और गोल्ड ईटीएफ का जो भी यूनिट की कीमत रहेगी, जो भी मूल्य रहेगा, वो गोल्ड के प्राइस के साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो गोल्ड का प्राइस यहाँ से अगर 10% ऊपर जाएगा तो जो भी उसकी यूनिट की कीमत रहेगी, 200 रहेगी, 500 रहेगी, 50 रहेगी, वो भी 10% ही बढ़ेगा। गोल्ड 10% बढ़ा तो ये भी 10% बढ़ेगा जहाँ है वहां से। गोल्ड की कीमत अगर 20% नीचे आती है तो ये भी 20% नीचे आएगा। 2 साल में अगर गोल्ड 40% बढ़ गया तो ये भी 40% बढ़ जाएगा। एज गुड एज गोल्ड में निवेश आपने किया है और गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया है तो बेहतर गोल्ड ईटीएफ का निवेश है, क्योंकि प्रत्यक्ष सोने में खरीदने में कुछ लिमिटेशंस है। एक तो फ्रॉड हो सकता है, सारा दिखने वाला सोना पीला ही है ना। दूसरी बात, खरीदते वक्त बेचते वक्त आपको घाटा भी है। 3% तो आपका जीएसटी जाएगा और 3% आप बेचते वक्त आपको सस्ते में आपसे वो खरीदा जाएगा, तो 6% तो सीधा लॉस है। और अगर ज्वेलरी है तो फिर मेकिंग चार्जेस रहेंगे और बाकी जो भी घट रहेगी 10% वो भी रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल आपका ब्रोकरेज का चार्जेस टैक्सेस है, जो कि मामूली है आजकल। जो शेयर में लगेगा उतना ही चार्जेस लगेंगे और चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। ईटीएफ में अगर आप खरीद रहे हैं सोना
तो चोरी नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा तरीका है। दूसरा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है, वो उनमें से भी कुछ इंडेक्स म्यूचुअल फंड ईटीएफ है। तो ईटीएफ में अगर आप निवेश करेंगे तो ये बेहतर निवेश का अवसर है। जो भी आपका इक्विटी डेरिवेटिव में प्रॉफिट होगा वो आप ईटीएफ में निवेश करते चलो, इंडेक्स ईटीएफ में निवेश करो। उसको आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, उसको मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। बाकी सारे म्यूचुअल फंड की कीमत दिन में केवल एक बार चेंज होती है, वो भी शाम को 5:30 बजे की, और उसके बाद उसको एनएवी कहते हैं। यूनिट की कीमत जो चेंज होती है उसको एनएवी कहते हैं, और वो एनएवी से दूसरे दिन आपको व्यवहार करना संभव होता है। मतलब आज शाम को जो एनएवी कैलकुलेट हुई है उस एनएवी से आपको कल नए यूनिट्स मिलेंगे या पुराने यूनिट्स का भुगतान मिलेगा। ठीक है, कल शाम को जो कैलकुलेट हो गए उससे परसों ट्रांजैक्शन होगा। तो ईटीएफ की एनएवी जो होती है वो भी कैलकुलेटेड होती है, हर शाम को वो भी कैलकुलेट होती है, एज वेल एज वो ट्रेडेड भी होती है। तो इसके कारण दिन भर में उनकी प्राइस भी चेंज होती है। ट्रेड होने के कारण दिन भर उसकी प्राइस रिसेंट एनएवी के आसपास चेंज होती रहती है। तो उसका कैंडलस्टिक चार्ट बनता है, आप उसको मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, बाकी सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, निफ्टी बीस, और लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। और कल जाके इंडेक्स नीचे भी आता है, मंदी आती है, पूरा इंडेक्स बाजार नीचे आता है, तो कोई वांदा नहीं, क्योंकि आपने निवेश किया है वो टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया है। बाजार ऊपर जाएगा तो टॉप 50 कंपनियों के साथ ही ऊपर जाएगा ना, और जो परफॉर्म नहीं कर रही है वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी कंपनी आएगी। आपने उस कंपनी पे पैसा नहीं लगाया, आपने इंडेक्स पे पैसा लगाया। वो इंडेक्स तो कैसे भी कैलकुलेट करके टॉप 50 कंपनियों का ही कैलकुलेशन होगा और फिर ऊपर जाएगा। निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं, आंख मूंद करके एवरेजिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर शेयर में एवरेजिंग करना रिस्क है, क्योंकि वो फिर नहीं ऊपर गया तो खत्म सब। मगर यहाँ पर भी लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक निवेश करके बैठना पड़ेगा। ऐसा भी कर रहे हैं आप, यहाँ पे हर महीने कुछ न कुछ यूनिट खरीद रहे हैं, बीच बीच में आपको एवरेजिंग करने की आपकी क्षमता है, तो इसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो ये हो गए सारे म्यूचुअल फंड के प्रकार। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनएवी, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है। जब कभी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें यूनिट्स मिलते हैं, और वो यूनिट्स की जो कीमत होती है, हर एक यूनिट की कीमत जो होती है उसको एनएवी कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू, जो कि कैलकुलेट होती है। तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसका एक फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। एनएवी, जैसे मैंने कहा कि एनएवी रोज शाम को कैलकुलेट होती है, क्योंकि रोज शाम को एनएवी कैलकुलेट करने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो फिक्स डेटा म्यूचुअल फंड हाउस के पास आ चुका होता है। ठीक है, शाम को 5:30 बजे मार्केट स्थिर हो चुका होता है, क्लोज हो चुका होता है, तो जो भी उसका मार्केट वैल्यूएशन है वो उनके पास फिक्स रहेगा, एटलीस्ट वो दूसरे दिन तक चेंज नहीं होगा। दूसरा होता है रिसीवेबल्स, मतलब क्या, आज के दिन उस स्कीम को क्या इनकम मिला। अभी किसी भी स्कीम के लिए इनकम कौन कौन से हो सकते हैं, रिसीवेबल्स क्या हो सकते हैं। अगर वो डेट कैटेगरी स्कीम है या उन्होंने कुछ पैसा डेट कैटेगरी में लगाया है तो आज का इंटरेस्ट उनको मिला होगा डेली बेसिस पे। जिन कंपनियों के शेयर खरीदे उन्होंने, अगर उनमें से कुछ कंपनियों ने अगर डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड आज का इनकम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। प्रॉफिट फ्रॉम सोल्ड शेयर्स विच वर ब्रॉट अर्लियर, जो पहले शेयर्स खरीदे हैं उनमें से कुछ शेयर्स बेचे हैं, उनमें जो प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इन तीनों में से एक या दो या सभी या कुछ भी नहीं, ठीक है, किसी भी प्रकार का इनकम हो सकता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ आज का जो भी इनकम है वो इसमें ऐड किया जाएगा। आज के एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। एक्सपेंसेस भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अगर फंड हाउस है तो उसके सभी लोगों की सैलरी वगैरह डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, वो डिडक्ट होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर कुछ कमीशन स्ट्रक्चर में कुछ पैसा बटा है तो वो भी माइनस होगा। तो वो एक्सपेंसेस जो भी आज का रहेगा वो माइनस होगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल माइनस एक्सपेंसेस अगर ये करते हैं तो इसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स से डिवाइड करना है। अभी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स यानी क्या, इमेजिन करो कि मैं एक म्यूचुअल फंड हूँ और आप सभी ने यहाँ पे निवेश किया है मेरे स्कीम के अंदर, ठीक है। तो आपने मुझे पैसा दिया है, यानी म्यूचुअल फंड को पैसा दिया है, तो म्यूचुअल फंड ने आपको क्या दिया उसके बदले, यूनिट्स दिए। तो जितना जिसका प्रोपोर्शनेट निवेश रहेगा उतने प्रोपोर्शनेट यूनिट्स आपको मिले होंगे, ठीक है। अभी इमेजिन करो कि 10 रुपए का एनएवी था तब आपने निवेश किया था, और किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया तो मैंने उसको 10,000 यूनिट्स दिए हैं। किसी ने 50,000 रुपए निवेश किया तो उसको मैंने 5,000 यूनिट्स दिए हैं। किसी ने 2,000 निवेश किया तो उसको मैंने 200 यूनिट्स दिए हैं, राइट। तो जितने यूनिट्स लोगों के पास है उतना पैसा मेरे पास है। तो रोज के आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में भी चेंज होगा। तो आज का जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा, आज का ओपनिंग बैलेंस, आज दिन शुरू होने से पहले जितने आउटस्टैंडिंग यूनिट्स थे वो पहले, न्यूली सोल्ड यूनिट्स
आज कुछ नए लोग आए मेरे पास और मुझे बोला कि आपके म्यूचुअल फंड में मुझे निवेश करना है, तो मैंने उनका पैसा लिया और कल ही कैलकुलेट किए गए एनएवी के हिसाब से मैंने उनको यूनिट्स प्रदान किए, तो वो यूनिट बढ़ गए ना आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में वो एडिशन होगा, उतना पैसा मेरे पास भी आ गया। तो न्यूली सोल्ड यूनिट्स ऐड करने ओपनिंग बैलेंस में। अभी आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले निवेश किया था, आज जो निवेश करने के लिए आए वो यूनिट्स मैं उनको बेचूंगा, उनसे पैसा लूंगा और उनको यूनिट्स दूंगा, तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप में से कोई एक दो लोग ऐसे आए कि नहीं मैंने पहले निवेश किया था, अभी मेरा पैसा दीजिए, मुझे आपकी यूनिट्स वापस लीजिए, तो उन्होंने रिडम्पशन किया पैसे का, तो रीपर्चेस यूनिट फ्रॉम ओल्ड यूनिट होल्डर वो माइनस किए जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन होके जो शाम को आंकड़ा आएगा वो क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स रहेंगे, और आज के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट जो रहेंगे वो कल के शाम के कैलकुलेशन में ओपनिंग बैलेंस रहेंगे। कल फिर नए यूनिट्स की लेन देन होगी, वो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, फिर वो कल शाम को अलग से टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कैलकुलेट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स अगर मैं ऊपर के वैल्यू को डिवाइड करता हूँ तो जो आंकड़ा आएगा उसको एनएवी कहेंगे। अभी इस एग्जांपल में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 750 करोड़ है, आज इनकम हुआ है 2 करोड़ का, एक्सपेंसेस हुए हैं 50 लाख के, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने हैं, तो पहले ओपनिंग बैलेंस 45 करोड़ थे, नए यूनिट्स बेचे गए 1 करोड़, पुराने यूनिट्स खरीदे गए 1 करोड़, तो ये नीचे का आंकड़ा कितना हो गया 45 रहा, ऊपर का आंकड़ा कितना रहा 751.50 करोड़ डिवाइड बाय 45 करोड़, तो उत्तर आ गया 16.70। तो ये होगी एनएवी, हर एक यूनिट की कीमत। अभी मैं आज के दिन अगर 1000 रुपए का एसआईपी किया है, यानी आज के दिन मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश किया है अगर 1000 रुपए, तो मुझे 16.70 रुपए के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे, जो भी फ्रैक्शन में आएंगे उतने यूनिट्स मुझे मिलेंगे। अभी एनएवी जो बढ़ेगी तब हमें फायदा होगा, एनएवी गिरेगी तो हमें नुकसान होगा। अभी एनएवी कब बढ़ सकती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी एनएवी बढ़ेगी। अगर न्यूली सोल्ड बढ़ेंगे यूनिट्स तो ऊपर का वैल्यू ये भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगा, तो उससे एनएवी नहीं बढ़ेगी। एनएवी बढ़ने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिसीवेबल इनमें ही पॉजिटिव साइड में बदलाव होने चाहिए। अभी किसी एक म्यूचुअल फंड की एनएवी है 160 और किसी एक की एनएवी है 616, तो कौन सा अच्छा है, 616 वाला अच्छा है या 160 वाला अच्छा है, ऐसा सोचना ही नहीं है। एनएवी होती है वो कैलकुलेटेड होती है, तो कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है और ज्यादा महंगा वाला एनएवी महंगा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स जो होता है वो ऑलरेडी उन्होंने तय किया होता है। अभी कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है और उन्होंने कहा कि हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 50, तो हम उसके आसपास निवेश करने वाले हैं। तो यू कैन चेक आवर परफॉर्मेंस विद कंपेयर टू निफ्टी मिड कैप 50। तो ये निफ्टी मिड कैप 50 कंपैरिजन के लिए एक बेंचमार्क हो गया। तो अगर साल 2 साल में या 5 साल में निफ्टी मिड कैप ने इतना रिटर्न दिया तो उसके सामने अगेंस्ट अपने म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया ये आप चेक कर सकते हैं। अगर उस इंडेक्स के परफॉर्मेंस को उसने आउट परफॉर्म किया है, इंडेक्स की ग्रोथ को उसने आउट परफॉर्म किया है, उससे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो फिर हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा है। बराबर परफॉर्म किया है तो कुछ विशेष नहीं है, और थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है तो पुअर परफॉर्म है। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। वेरी लॉन्ग टर्म में अगर बाजार ओवरऑल ऊपर ही जाएगा ऐसा आपको लग रहा है और ऊपर ही जाता है इन जनरल, तो ऐसे में यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, भारी मात्रा में बड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा ये, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट गैप मिला। दूसरा एक तरीका होता है अगर मेरे पास इतनी भारी रकम नहीं है इन्वेस्टमेंट की, अभी लमसम के लिए बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की रकम लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पहला आपको कोई फोलियो क्रिएट करना है तो 5000 रुपए लमसम से आप शुरुआत कर सकते हैं, और उसी फोलियो में एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 500 रुपए के साथ भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार आपका फोलियो वहां पे बन गया, उसके बाद उस फोलियो में ही आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो केवल 500 रुपए के साथ आप कर सकते हैं एडिशन, 500 और 500 के मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लमसम के रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा शुरुआती तौर पे नहीं है तो आपको लगता है कि मेरे पास हर महीने, हर क्वार्टरली या फिर हर वीकली मेरे पास पैसा आता है, तो मैं उसमें धीरे धीरे निवेश करना चाहता हूँ, तो आप एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, फोर्थनाइटली, वीकली, इवन दो कुछ म्यूचुअल फंड में तो डेली में भी आप निवेश कर सकते हैं, मगर हम यूजुअली मंथली या क्वार्टरली एसआईपी करते हैं। तो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम आप निवेश करते जा रहे हैं, तो आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी, कुछ यहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे होगी, तो इसके कारण आपका एवरेज जो रहेगा वो थोड़ा नीचे ही रहेगा, मगर अभी ये एवरेज इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वहां से आपको रिटर्न अगर आप देखें तो ये रिटर्न लमसम से आपको कम दिख रहे हैं, फिर भी ये अच्छा है।
क्योंकि आपने सारा पैसा यहाँ पे निवेश नहीं किया है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा पैसा आपने निवेश किया है। उसके बावजूद भी आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। और आपने तब नहीं गेस कर सकते थे आपकी आने वाले कुछ दिन में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ही रिटर्न मिलेंगे, नो डाउट। एसआईपी से बढ़िया रिटर्न मिलेंगे, मगर एसआईपी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अभी जो आपके पास हाथ में थोड़ा बहुत पैसा है वो आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं। लमसम रहेगा तो बीच बीच में आप लमसम निवेश करो, अदरवाइज एसआईपी जारी रखो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। ठीक है, चलो अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं। मार्केट की कंडीशन अगर कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड में है तो लमसम भाव खा के जाएगा यहाँ पे। और अगर अगले 4-5 साल में मार्केट इस प्रकार से रहा तो क्या होगा? लमसम करके बैठे इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू के हिसाब से तो लॉस है। और एसआईपी अगर हम करते हैं तो क्या होगा? एसआईपी वालों को प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि एवरेज इन्वेस्टमेंट उनके नीचे आ जाएगी। तो ऐसे में अभी एसआईपी यहाँ पे भाव खा के जा रहा है। ठीक है, तो एसआईपी द्वारा अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का सीजनिंग होता है। सीजनिंग पता है ना? किसी भी लकड़ी का सीजनिंग किया जाता है तो वो लंबे समय तक टिकता है। लकड़ी सीजनिंग यानी उसको बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सब उसको देना है। अभी इसमें क्या फायदा होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। आपके पोर्टफोलियो में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब क्या, और आम एवरेजिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या अंतर है? तो आम एवरेजिंग में क्या होता है कि आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए पे, फिर वो नीचे आ गया 50 रुपए में, तो आपने फिर से एक शेयर खरीदा। तो क्वांटिटी वाइज एक एक शेयर आपने खरीदा, तो इसको क्या कहते हैं हम? नॉर्मल एवरेजिंग। तो आपके 2 शेयर हो गए 150 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपका एवरेज वैल्यू कितना आ गया? 75 आ गया। फिर मार्केट और 40 रुपए नीचे आता है और 10 रुपए पे शेयर आता है। आपने अगर फिर से 10 रुपए में एक शेयर खरीदा तो आपके कुल मिला के 3 शेयर हो गए। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 160। 160 में 3 शेयर, यानी अभी आपका एवरेज वैल्यू कितना गया? 53 वगैरह कुछ तो आ गया। तो ये एवरेजिंग, नॉर्मल एवरेजिंग। अगर आपने ऐसा किया कि 100 रुपए में जब अगर आपका कोई शेयर था तब आपने 1000 रुपए निवेश किए, तब आपको कितने शेयर्स मिले? 10 शेयर्स मिले। 50 रुपए पे आने के बाद फिर से आपने 1000 रुपए निवेश किए, वैल्यू सेम रखी, निवेश की वैल्यू, तो आपको 20 शेयर्स मिले। फिर 10 रुपए पे शेयर आ गया तो आपने फिर से 1000 रुपए निवेश किए, तो आपको कितना मिला? 100 शेयर मिले ना। तो एक जगह पे आपने 10 खरीदे, फिर 20 खरीदे, फिर 100 खरीदे, कुल मिला के आपने 3000 रुपए के निवेश में 130 शेयर खरीदे, तो आपका एवरेज वैल्यू कितना गया? 23 रुपए। तो एवरेजिंग बहुत नीचे आ गया ना। फिर भी एक शेयर में एवरेजिंग करना ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फिर वो ऊपर नहीं गया तो क्या करेंगे आप? गए काम से। म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करते हैं तो पर्टिकुलर यूनिट में निवेश करते हैं। जो पैसा आपने निवेश किया है म्यूचुअल फंड हाउस में दिया है, वो 50-60 अलग अलग कंपनी में निवेश होता है, तो आपकी रिस्क वैसे भी कम हो जाती है। ठीक है, तो अभी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है मैंने आपको ये बताया। अभी मैं और एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। अभी एज पर बिलो ग्राफ इमेजिन करो कि ये एनएवीज है और ये मंथ्स है। ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए है और आप निवेश करना चाहते हैं। एक प्रकार आप पहले हमने निवेश किया लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट मंथ में एनएवी थी फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, तो आपने 50 रुपए जब एनएवी थी तब आपने क्या किया? 10,000 रुपए डायरेक्ट सीधा लमसम निवेश किया, तो आपको कितने यूनिट्स मिले? 200 यूनिट्स मिले। और आखिर के मंथ में 10 महीनों के बाद एनएवी चल रही थी 40, तब अगर आपने यूनिट्स बेचे, 200 यूनिट्स बेचे, तो आपको कितना लॉस होगा? 2000 का, यानी 20% का लॉस होगा। ठीक है, किंतु वही 10,000 रुपए अगर आपने 1000 रुपए के हिसाब से एसआईपी की, हर महीने 1000 रुपए का एसआईपी किया, तो हर महीने आपने 50 रुपए जब एनएवी था तब 1000 रुपए निवेश किया, आपको 20 यूनिट्स मिले। 40 रुपए एनएवी था तब आपने 1000 रुपए निवेश किया, 25 यूनिट्स मिले। फिर 33.33 मिले जब एनएवी 30 था तब। 20 रुपए एनएवी था तब आपको 50 यूनिट्स मिले। 10 रुपए एनएवी हो गया एक बार एक बीच में, तो आपको 100 यूनिट्स मिले। फिर 50, 33.33, फिर 50, 33.33, 25। कुल मिला के आपने कितने यूनिट्स प्राप्त किए? जो मैंने ब्रैकेट में लिखे सारे आंकड़े, अगर मैं उनका समेशन करता हूँ तो 420 यूनिट्स मुझे मिले। ठीक है, अभी 420 यूनिट्स मुझे मिले तो एवरेज एनएवी मेरी कितनी हो गई? 10,000 रुपए डिवाइड बाय 420। मैंने कुल मिला के 10,000 रुपए निवेश किया ना, तो मुझे 23.81 ऐसे मुझे यूनिट्स मिले एवरेजली। जो एवरेजिंग कहाँ पे? 20 और 30 के दरमियान और 20 के नजदीक। तो अभी ये 23.83 जो कीमत है उसके नीचे मैंने कितनी बार निवेश किया? 4 बार, और केवल 4,000 रुपए निवेश किया। और इस कीमत के ऊपर मैंने 6 बार निवेश किया, यानी 6,000 रुपए निवेश किया।
फिर भी एनएवी मेरा जो एवरेज एनएवी है वो नीचे ट्रैक हो गया। क्यों? क्योंकि जब 50 रुपए एनएवी था तब मुझे 20 यूनिट्स मिले थे, और जब 10 रुपए एनएवी था तब मुझे इतनी ही रकम में 100 यूनिट्स मिले। यहाँ पे 50 यूनिट्स मिले, तो इस शुरुआत से मेरा 2.5 गुना यहाँ पे मिले, शुरुआत से मुझे 5 गुना यहाँ पे यूनिट्स मिले नीचे, है ना। 20 रुपए एनएवी था तो, और 10 रुपए एनएवी था तब रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 4 बार निवेश करने के बाद, यानी 4,000 रुपए निवेश करने के बाद मुझे कितनी यूनिट्स मिले? 250 यूनिट्स मिले। आउट ऑफ 420, 250 यूनिट्स मुझे यहीं पे मिले, और बचे हुए जो 170 यूनिट्स है आउट ऑफ 420, 170 यूनिट्स मुझे 6 बार यानी 6,000 रुपए निवेश करने के साथ मुझे प्राप्त हुए। तो इसी के कारण मेरा एवरेज वेटेज नीचे आ गया, एवरेज एनएवी नीचे आ गया। ठीक है, तो एवरेज यूनिट्स परचेस पर मंथ कितने हो गए मेरे? हर महीने मैंने अलग अलग यूनिट्स लिए, मगर 10 महीने में मैंने 420 यूनिट्स प्राप्त किए। तो कुल मिला के 42 यूनिट्स मुझे हर महीने एवरेजली मिले। अभी 10 महीने के बाद अगर मैं करंट एनएवी 40 रुपए है, लमसम में तो मुझे 2,000 का लॉस हुआ था। अभी 40 इंटू 420 करता हूँ तो 16,800 रुपए मिल जाएंगे मुझे, यानी 6,800 रुपए का, यानी 68% का प्रॉफिट हो गया मुझे। अभी 10 महीने में इतना उतार चढ़ाव नहीं होता है, कोविड में हुआ था ऐसा, फिर भी इतना नहीं हुआ था। मगर लॉन्ग टर्म में ऐसा अगर ऊपर नीचे होता है तो मुझे फायदा ही होगा। लमसम में तो लॉस हो गया, यहाँ पे सीधा फायदा हो गया मुझे। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है और ऐसा भी कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आने की प्रार्थना कीजिए। इन्वेस्ट करते वक्त जितना नीचे रहेगा उतना आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, और जब बेचने के लिए शुरुआत करेंगे तो आपको मार्केट ऊपर जाना रहना चाहिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आमतौर पे 90% स्कीम्स या 95% स्कीम्स आर ओपन एंडेड ही होते हैं। और एक प्रकार होता है तीसरा, इंटरवल प्लान। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और इंटरवल प्लान। इंटरवल प्लान में क्या होता है, साल में केवल 15 दिन के लिए वो विंडो ओपन होती है, बाद में पूरे साल भर में क्लोज रहती है। तो उन 15 दिनों में अगर आपको निवेश बढ़ाना है, विड्रॉ करना है, वो कर सकते हैं। बाद में वो क्लोज होगी तब अगले साल ही फिर खुलेगी। ज्यादा पॉपुलर नहीं है ऐसी स्कीम्स, मगर है। अभी आप अगर लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं तो जैसे आप एंट्री कर सकते हैं 2 प्रकार से, लमसम और एसआईपी। वैसे एग्जिट भी आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। एक लमसम एग्जिट, यानी सारा पैसा निकाल लिया, टाटा बाय बाय, जय महाराष्ट्र। दूसरा होता है कि आपने जैसे एसआईपी किया था वैसे एसडब्ल्यूपी किया आपने, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। तो हर महीने 2, 5, 10 हजार रुपए आपने निवेश एग्जिट किया। एक तारीख बताई आपने कि मुझे इस तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए 10,000 रुपए। तो अब आपके अकाउंट में 10,000 भेजने के लिए जितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे उस समय के करंट एनएवी के हिसाब से उतने यूनिट्स वो बेचेगा फंड मैनेजर, और आपको 10,000 रुपए आपके खाते में भेज देगा। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये लंबे समय का ग्राफ है, ये 20 साल का ग्राफ है। यहाँ पे पहले 10 साल, बाद के 10 साल। इमेजिन करो, एक उदाहरण के स्वरूप में ले रहा हूँ। आपने 10 साल के लिए यानी 120 महीने 2-2 हजार रुपए का एसआईपी किया। तो पहले 10 के ऊपर कुछ समय वो एनएवी रही, कहीं पे 10 के नीचे आ गई। ठीक है, तो कुल मिला के 10 साल के बाद 120वें मंथ में आपकी एनएवी चल रही थी उस समय 25 रुपए। अभी आपने 120 महीने हर महीने थोड़ा 2-2 हजार रुपए निवेश किया, तो कुछ जगह पे आपको 10 के नीचे यूनिट्स मिले, कुछ जगह पे 10 के ऊपर। भले ही आपने 120 महीनों में 40% टाइम्स अगर आपने 10 रुपए के नीचे भी निवेश किया होगा तो भी एवरेज एनएवी 10 पे ड्रॉप हो जाएगी। अभी आपने देखा ना पहले वाले उदाहरण में, इसमें देखा ना आपने। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि आपको एवरेजली 10 रुपए एनएवी से आपने यूनिट खरीदे, तो हर महीने 2-2 हजार रुपए निवेश किया। सो एवरेज यूनिट परचेस पर मंथ इज 200 यूनिट्स पर मंथ। तो टोटल यूनिट कलेक्ट इन 10 इयर्स कितना हो गया? 200 इंटू 120, यानी 24,000 यूनिट्स आपने कलेक्ट किए। अभी कुल मिला के आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 2,000 रुपए 120 महीने, यानी 2,40,000 रुपए का निवेश किया। अभी अगर 10वें साल में 25 रुपए का एनएवी चल रहा है तो आपका विड्रॉल राशि कितना होगा? एग्जिट करेंगे तो कितना आपको मिलेगा? 25 इंटू 24,000, 6 लाख रुपए। बराबर है, निवेश किया 2,40,000, आपको 6 लाख मिला तो भी अच्छा मिला। किंतु अभी आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अभी पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने 2-2 हजार रुपए का एंट्री किया वैसे 2-2 हजार रुपए एग्जिट चाहता हूँ। 2-2 हजार रुपए मुझे एसडब्ल्यूपी करनी है। अभी ये आवश्यक नहीं है कि आपने जितने का एसआईपी किया है उतना ही आपको एसडब्ल्यूपी करना है। अगर आप एसडब्ल्यूपी 20,000 चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कितने समय के लिए चाहते हैं उतना समय के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ से 5 साल, यहाँ से केवल 6 साल, यहाँ से केवल 2 साल, मुझे इतना चाहिए। आप बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं।
कैंसिल भी कर सकते हैं SWP भी। तो अभी ये भी आवश्यक नहीं कि पहले आपने SIP करनी चाहिए। SWP करने के लिए आपको SIP करने की आवश्यकता नहीं है। आपने लमसम अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में डाल के रखा है और वहां से आपने SWP शुरू की तो भी चल सकता है। तो अभी हम एक उदाहरण के स्वरूप में ले रहे हैं कि अभी 10 साल हो गए, मैं चाहता हूँ कि हर महीने मुझे 2000 रुपए वापिस चाहिए। ठीक है, मतलब 2000 रुपए निकालने के लिए, उस फंड में से विड्रॉ करने के लिए जितने उस समय की NAV रहेगी, उस NAV के साथ कितने यूनिट बेचने के बाद मुझे 2000 मिलेंगे, उतने यूनिट्स बेचने। तो 120वें मंथ या 121वें मंथ में फॉर एग्जाम्पल NAV चल रही थी 25 रुपए, तो 2000 रुपए प्राप्त करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 80। खरीदे कितने थे? एवरेज 200 यूनिट खरीदे थे। अभी 80 यूनिट्स मैंने विड्रॉ किया, 2000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गया। धीरे धीरे कुछ सालों में NAV बढ़ता गया, अभी NAV 100 रुपए हो गया तो 20 यूनिट्स बेचने पड़े। NAV 200 हो गया तो कितने यूनिट्स बेचने पड़े? 10 यूनिट्स। 2000 के लिए 10 यूनिट्स। NAV बढ़ता गया, 20 साल में तो ऐसे ही रहेगा ना मार्केट। तो बाद में तो क्या होगा, जैसे NAV बढ़ता जाएगा वैसे मैं कम कम यूनिट्स बेचते जा रहा हूँ और मुझे उतना ही राशि मिल रहा है। ठीक है, फिर भी हम कुछ ऊपर की तरफ बेचे, हमने कुछ नीचे की तरफ बेचे, कुल मिला के आपको एवरेज NAV जो सेलिंग का NAV मिला वो 120 से मिला। इफ SWP ऑफ 2000 रुपीज पर मंथ फॉर 10 ईयर्स अगर मैं करता हूँ और 120 महीने में मुझे एवरेजली मैंने कितना रुपए निकाला? 120 महीने में 2000 रुपए के हिसाब से मैंने 2,40,000 रुपए विड्रॉ किया। जितना निवेश किया था उतना पूरा विड्रॉ किया और कुछ यूनिट्स मैंने यहाँ पे बेचे, कुछ यूनिट्स यहाँ पे बेचे, तो एवरेज सेलेबल वैल्यू कितनी हो गई? एवरेज NAV सेलिंग इन 10 ईयर्स कितना हो गया? विथ 120 रुपीज। ठीक है, तो 120 रुपए के एवरेज वैल्यू के साथ अगर मैंने हर महीने यूनिट्स बेचे, ऐसा इमेजिन किया, तो 2000 रुपए प्राप्त करने के लिए 120 रुपए के हिसाब से मैंने 16.66 यूनिट केवल बेचे हर महीने एवरेजली। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन 120 मंथ्स कितने हो गए? टू जनरेट 2000 रुपीज कैश बैक पर मंथ इज 16.66 इंटू 120, 120 महीने अगले, तो 2000 यूनिट्स मैंने बेचे। खरीदी कितने थे यूनिट्स? 24,000, उसमें से 2000 यूनिट्स बेचे। सो फिर भी कितनी यूनिट्स बाकी है? 22,000 यूनिट्स बाकी है। और अभी इसका करंट वैल्यू कितना है NAV का? 305। तो 22,000 इंटू 305 किया जाए तो अभी कितना वैल्यूएशन बाकी है? 67,10,000 रुपए। फिर भी म्यूचुअल फंड में अभी भी बाकी है। तो ये तो चमत्कारी बाबा वाला कमंडल हो गया, वो अभी पानी डाल रहे फिर भी वो पानी आ रहा है उसमें, है कि नहीं? कितने साल चल सकता है? बहुत इनफाइनाइट। अभी आपने 5,000 रुपए एग्जिट किया तो क्या होगा? कुछ यूनिट्स आपने 5,000 रुपए आपको प्राप्त करने हैं तो आप बेचते गए। ठीक है, अभी कैसा है कि SWP में भी एक इश्यू ऐसा है कि आपने शुरुआत की 5,000 रुपए से, 10 साल के बाद आपको 5,000 रुपए का वैल्यू क्या रहेगा? तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा सकते हैं आप। ओवरऑल अगर आपका जो बचा हुआ वैल्यू है, जो भी बचे हुए यूनिट्स है और उसका जो वैल्यूएशन है, उसका ग्रोथ से कम आप विड्रॉ कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी साइकिल रहेगा ये। अभी इमेजिन करो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आपने बैंक में FD किया और 1 करोड़ का ब्याज कितना आएगा आपको? 7 लाख आएगा, साल का 7 लाख। TDS कट करके कितना आएगा? 6,30,000। तो 6,30,000 डिवाइड बाय 12 महीने करो, कितना आएगा? 50,000 रुपए एवरेजली पकड़ो। आपने 50,000 रुपए हर महीने भी विड्रॉ किया तो भी आपका 1 करोड़ का वैल्यूएशन सेम रहेगा, बराबर है। और इमेजिन करो कि आप विड्रॉ कर रहे हैं केवल 20,000 रुपए हर महीना और बाकी का वैसे ही रख रहे हैं, तो कुछ सालों के बाद वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा ना उसका। आपने 1 करोड़ का केवल 2.40% निकाला और वो पोर्टफोलियो बढ़ रहा है 7% से, तो एक तरह से आपका हर साल का इजाफा कितना हो रहा है? 4.80 ना, 4.60। अभी म्यूचुअल फंड में 12% से मिल रहा है, 13% से मिल रहा है, 14% से मिल रहा है और आप SWP सीमित कर रहे हैं, तो वो इन्फिनिटी साइकिल हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा उसका वैल्यू, बढ़िया चलता ही है। आम तौर पे कोई भी पेंशन प्लान अगर आप लेंगे उससे तो ये कई गुना बेहतर है। क्लियर? अभी आप चाहते कि नहीं मुझे SWP भी नहीं करनी, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मगर सारा का सारा पैसा मुझे इसी स्कीम में रखना है ऐसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल जाके थोड़ा नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसमें से हर महीने 2,000 रुपए मुझे एग्जिट चाहिए, मगर मेरे बैंक खाते में ना जाते हुए ये किसी दूसरे स्कीम में निवेश हो। तो एक ही फंड हाउस के अंदर हो सकता है ये, मतलब ICICI प्रूडेंशियल वाले फंड हाउस में दूसरे किसी ICICI प्रूडेंशियल वाले स्कीम में यहाँ से पैसा निकाला जाएगा और वहां पे SIP हो जाएगी दूसरे स्कीम में। इसको कहते हैं STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। HDFC टू ICICI नहीं होगा, एक्सिस म्यूचुअल फंड थ्रू टाटा म्यूचुअल फंड में नहीं होगा, एक्सिस का एक्सिस में होगा, टाटा का टाटा में होगा। इसको हम STP कहते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान।
तो अगर आपने 2,000 रुपये निकाले और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में SIP की, या आपकी बिहाफ में वो अपने आप होता गया, आपके खाते तक आया ही नहीं वो पैसा, तो क्या होगा, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में आपका फाउंडेशन हो जाएगा वहां पे निवेश का। तो ये भी संभव है। आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया और 20 साल किया, और आपको लग रहा है ना अभी मुझे ना थोड़ा पैसा है ना डेट में भी डालना है, तो वहां से SWP करो, डेट में सिक्योर होता जाएगा वो पैसा। विड्रॉ किया मगर फिर से निवेश ही किया, मगर वो सिक्योर मार्केट में निवेश किया। ऐसा कर सकते हैं आप लंबे समय में। दूसरा है कि अभी मेरे पास अचानक से 20 लाख रुपए आ गए, मुझे स्टॉक मार्केट में डालना है, मगर अभी मार्केट हाई पे है लो पे है, मुझे पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैंने 20 लाख अभी मार्केट में निवेश किया और बाजार नीचे आ गया, तो क्या होगा, सारा पैसा लॉस में। ऊपर भी जा सकता है मगर लॉस भी हो सकता है, तो मैं टाइम नहीं कर पाऊंगा मार्केट को। तो मैं क्या करूंगा, मुझे भले वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने, मगर वो मैं किसी डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा फिर, एक मेरे पास तरीका है, मैं सारा 20 लाख रुपए किसी डेट म्यूचुअल फंड में या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल के रखूंगा, और उस लिक्विड म्यूचुअल फंड से STP करूंगा। उसी फंड हाउस के दूसरे किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2-3 इक्विटी म्यूचुअल फंड में दर महीना 10-10 हजार रुपए निवेश करते गए, एग्जिट करते गए, तो धीरे धीरे मेरा पैसा मार्केट में निवेश होता जाएगा। तो वो रिस्क कम हो जाएगी ना। अभी निवेश किया और बाजार नीचे आया, तो बाजार नीचे भी आता है तो फायदा ही है मेरा, मैंने सारा का सारा पैसा तो निवेश नहीं किया है। हाँ, जो ऊपर निवेश किया उसका वैल्यूएशन थोड़ा नीचे आ जाएगा, मगर इस महीने फिर से निवेश कर रहा हूँ ना मैं उसी नीचे वाले लेवल पे। लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है ना। अभी म्यूचुअल फंड के आपको रिटर्न शेयर करने के हिसाब से 4 प्रकार होते हैं। अभी तो 2 ही फेमस है और 2 ही चलते हैं मार्केट में, मगर थ्योरेटिकली और भी 2 है। बेसिकली ग्रोथ प्लान और इनकम प्लान, ये 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। वो कैसे होते हैं ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो पर यूनिट आपको कुछ डिविडेंड मिलता है, और वो उस डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से रहेगा उस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड के प्रकार बनते हैं। पहला प्रकार होता है ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में भी ग्रोथ ऑप्शन और बोनस ऑप्शन, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। तो पर यूनिट, जैसे हमारे शेयर मार्केट में भी जैसे शेयर की फेस वैल्यू होती है, वैसे म्यूचुअल फंड में भी यूनिट्स की फेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो हर कोई म्यूचुअल फंड भी जो प्रॉफिट कमाता है वो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो वो डिविडेंड देने की पद्धत के हिसाब से ये सारे प्रकार है। तो ग्रोथ प्लान में क्या होता है, डिविडेंड अगर डिक्लेयर होता है, 2 रुपए डिविडेंड पर यूनिट डिक्लेयर हो गया, तो वो 2 रुपए आपके बैंक खाते में नहीं आएगा, इन्वेस्टर के बैंक खाते में नहीं आएगा। वो 2 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर फिर से बाजार में निवेश होगा। तो क्या होगा, जो अभी 750 रुपए पहले वाला मार्केट वैल्यू था, 45 करोड़ यूनिट्स थे, हमने एक उदाहरण में देखा था ना, यहाँ पे उदाहरण लिखा था ना, 7,500 रुपए इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, 2 करोड़ का इनकम, आधे करोड़ का एक्सपेंसेस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में 45 करोड़ के ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स थे। आज नए यूनिट्स बेचे गए, कुछ नए यूनिट्स खरीदे गए 1 करोड़। तो ये नीचे का आंकड़ा ये हमने देखा था ना, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ मैं। अभी 2 रुपए पर यूनिट डिविडेंड मिला है, कुल मिला के 45 करोड़ यूनिट्स है आउटस्टैंडिंग। तो सबका मिला के कितना करोड़ हो गया, 90 करोड़। तो 90 करोड़ अगर 750 करोड़ में ऐड होगा तो ये कितना होगा, 840 करोड़। ठीक है, बाकी तो सब सेम है, तो एनएवी क्या हो जाएगी, 18.70 हो जाएगी, सीधा 2 रुपए से बढ़ेगी। सो ग्रोथ प्लान में, ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, डिविडेंड व्हेनेवर डिक्लेयर इट इज नॉट गिवन टू इन्वेस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, इट इज डायरेक्टली रीइन्वेस्ट इन द मार्केट सो दैट एनएवी विल बी इंक्रीजेस। ठीक है। दूसरा होता है बोनस ऑप्शन। बोनस ऑप्शन में क्या होता है, 2 रुपए डिविडेंड मिला, वो किसी एक पॉकेट में एक्यूमुलेट किया जाता है एक सेपरेट बॉक्स में, फिर 1.5 रुपए मिला अगली बार, फिर 1 रुपए मिला, फिर 2 रुपए मिला, फिर 50 पैसे मिला, 54 मिला, जो भी रहेगा, जो भी डिविडेंड मिलता जाएगा वो आपको दिया नहीं जाएगा, ना ही डायरेक्टली मार्केट में निवेश होगा, वो एक सेपरेट पॉकेट में एक्यूमुलेट होगा। और जब उसका वैल्यूएशन करंट एनएवी के आसपास रहेगा या प्रोपोर्शनेट रहेगा, उस समय 1:1 या 1:2 या 2:1 ऐसा डायरेक्ट बोनस शेयर्स देंगे आपको, और वो पैसा फिर से बाजार में निवेश होगा। तो वो एक्यूमुलेट होके क्या होगा, अगर करंट एनएवी इतना रकम जमा हो गया तो 1:1 बोनस यूनिट्स मिलेंगे आपको, डायरेक्ट यूनिट्स। अभी ये प्रकार ज्यादा चलता नहीं है, मगर ये थियोरेटिकली इस प्रकार से होता है। ठीक है। उसके बाद डिविडेंड ऑप्शन, इनकम प्लान में डिविडेंड ऑप्शन होता है, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड में क्या होता है, डिविडेंड व्हेनेवर डिक्लेयर इट इज डायरेक्टली गिवन टू इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट, इट इज डायरेक्टली गिवन टू इन्वेस्टर। जो भी डिविडेंड मिलेगा आपको मिलता जाएगा, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास है उतने नंबर ऑफ यूनिट्स के आगे जितना डिविडेंड मिला आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, यू कैन एंजॉय इट एज अ पेंशन। दूसरा होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होता है, जितना डिविडेंड मिलेगा उतने वैल्यू के यूनिट्स आपको तुरंत अलॉट होंगे। बोनस में क्या होगा, यूनिट का एनएवी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगी, यूनिट की संख्या फ्रैक्शन में बढ़ेगी। 40 रुपए किलो की शक्कर है,
अभी मेरे पास 4 रुपए, तो मुझे कितनी शक्कर मिलेगी? 100 ग्राम मिलेगी। तो ग्राम में मुझे शक्कर मिलेगी। वैसा ये खेल है। तो 18.70 रुपए करंट एनएवी है। तो 2 रुपए अगर मैं फिर से डालता हूँ तो मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे? 2 डिवाइड बाय 18.7, जितना वैल्यू आएगा उतनी यूनिट्स मुझे मिलेंगे। अभी मेरे पास अगर 500 यूनिट्स एग्जिस्टिंग है और करंट एनएवी 18.70 है, तो डिविडेंड 2 रुपए पर यूनिट्स मुझे मिला है ना, तो उसके आगे मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे? तो डिविडेंड पर यूनिट डिवाइड बाय करंट एनएवी, जो भी वैल्यू आएगा उसको इन ब्रैकेट इसको डिमल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना है। जो भी आंकड़ा आएगा उसको एग्जिस्टिंग यूनिट्स में ऐड करना है, तो 2 डिवाइड बाय 18.70 इंटू 500, इस पूरे आंकड़े को फिर से 500 में ऐड करना है। तो कुल मिला के 53.4760 इतने यूनिट्स मुझे एक्स्ट्रा मिले। ये भी कभी भी दिखता है, ये स्कीम दिखती है कभी कभी। मोस्ट पॉपुलर क्या होती है? ग्रोथ और डिविडेंड। कई सारी स्कीम एक ही साथ 2 प्रकार से ड्राइव होती है, ग्रोथ और डिविडेंड। मतलब डिविडेंड का एनएवी आपको अलग दिखेगा, ग्रोथ का एनएवी अलग दिखेगा। आपने कौन सा पर्याय चुना है उसकी एनएवी आपको देखनी है। एक ही स्कीम में 2 पर्याय है, ठीक है। उसमें भी अभी 4 प्रकार आमतौर पर दिखता है: ग्रोथ रेगुलर, डिविडेंड रेगुलर, ग्रोथ डायरेक्ट प्लान और डिविडेंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है? आपके और फंड हाउस के बीच में और कोई नहीं रहता, कोई एडवाइजर द्वारा आप नहीं कर रहे, डायरेक्टली स्कीम का चुनाव कर रहे हैं, तो डायरेक्ट प्लान हो गया। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट में भी आपको ग्रोथ प्लान लेना है या डिविडेंड प्लान लेना है, आप चुन सकते हैं। ग्रोथ और डिविडेंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आखिरकार एनएवी कब बढ़ेगी ओवरऑल? अगर मार्केट का परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ेगा तभी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ग्रोथ प्लान में होता है ऐसा कि डिविडेंड आपको ना देने के कारण डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है वो बचता है, और वो बचने के कारण वो पैसे री इन्वेस्ट होता है और उसका ग्रोथ भी हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। बाकी डिविडेंड खाया भी तो क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जाएगा बस। बाकी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से ही एनएवी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। क्लियर? तो ये हो गए सारे म्यूचुअल फंड के प्रकार। आज के लिए इतना काफी है। तो अगले लेक्चर में हम म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करना है, कोई भी स्कीम का पूरा ओवरव्यू कैसे लेना है, उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है, हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।